हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान दास। हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी की 30 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम सीटेट 2021 के जो ऑफिशियल पेपर हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के सेशन में चलिए देखते हैं अगले पेपर को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इसमें दिया है, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत खाली जगह दिया है आते हैं। आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला है केवल गुणात्मक परिवर्तन, दूसरा है केवल मात्रात्मक परिवर्तन, तीसरा है गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, और चौथा है न ही गुणात्मक और न ही मात्रात्मक परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों। क्योंकि हम जानते हैं जो विकास होता है ये आपका एक व्यापक प्रक्रिया होता है। क्या होता है? व्यापक प्रक्रिया होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों आते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों परिवर्तन आते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। देखिए, यहाँ पे दिया है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, यानी फाइन मोटर स्किल बोलते हैं इंग्लिश में इसे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। पहला है लिखना, दूसरा है कूदना, तीसरा है दौड़ना और चौथा है तैरना। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लिखना। देखिए, इसमें बोला है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तो जब बात करता है फाइन मोटर स्किल यानी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की, तो हमें देखना है, यानी जब हमारा जो विकास होता है वो जब बिल्कुल बारीकी पहुंचता है, आप देखेंगे, यानी जब हम इंद्रियों का जो सबसे बारीक से यूज करते हैं तो वो आपका इसी के अंतर्गत आता है। तो देखिए, दूसरा ऑप्शन दिया है कूदना। तो कूदेंगे आप किससे? पैर से, यानी ये टोटल जो पैर है आपका उससे आप कूदेंगे, तो ये तो नहीं होगा फाइन मोटर स्किल। और दूसरा देखिए दौड़ना, ये भी पैर से होगा। और तैरना, इसमें भी क्या होता है? टोटल हाथ और पैर हम यूज करते हैं। और जो लिखना होता है इसमें क्या करते हैं? अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? फाइन है। ठीक है, इसमें हम अपनी उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें दिया है, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं का उत्थान एवं इष्टतम चरण, दूसरा है गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण, तीसरा है शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकास चरण, और चौथा है आपका किसी व्यक्ति में अंतःस्राव हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पहला हो जाएगा, यानी कि किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। ये आपका क्या होता है? विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण होता है। तो आपको याद रखना है, पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। तो समकक्षी समूह कौन से होते हैं? जो हमारे पीयर्स ग्रुप, इंग्लिश में कहते हैं पीयर्स ग्रुप, यानी जो हमारे फ्रेंड होते हैं, यानी जो हमारे एज ग्रुप के लड़के होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समकक्षी समूह या पीयर्स ग्रुप भी कहते हैं। इसे पूछा है समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। पहला ऑप्शन है बच्चों के द्वितीयक सामाजिकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी जो पीयर्स ग्रुप होता है वो क्या करता है? हमारे बच्चों के जो द्वितीयक सामाजिकरण होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सही हो जाएगा। बाकी 3 भी देख लेते हैं। दूसरा देख लीजिए, बच्चों के सामाजिकरण में कोई भूमिका नहीं निभाते, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये भूमिका निभाते हैं। तीसरा है बच्चों के सामाजिकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक, बिल्कुल गलत, निरर्थक नहीं होता है। चौथा है यदि द्वितीयक सामाजिकरण का कारक नहीं होता है, ये भी गलत। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बच्चों के द्वितीयक सामाजिकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्टेजेस दिए थे, जिनमें प्रत्येक में 2-2 सब स्टेजेस थी, यानी कुल टोटल 6 थी। 3 थी स्टेजेस और प्रत्येक में क्या थी? 2-2 सब स्टेजेस थी। तो ये पूछ रहा है कि पारंपरिक अवस्था यानी कि कन्वेंशनल स्टेज में कौन सी आती है। आपको बताना है। पहला देखिए दिया है अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान, और दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, तीसरा है अनुबंधन नैतिक एवं अधिकार कानून, चौथा है सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा।
यानी कि सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए इसमें दिया है समायोजन घटित होता है जब, पहला ऑप्शन है बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित कर, देखिए यहाँ पे क्या है, सम्मिलित करके, यानी जब हम क्या करते हैं स्कीमाओं में जब सम्मिलित, को आपका क्या होता है, वो आपका समायोजन नहीं होता है, वो आपका क्या होता है, आत्मसातीकरण यानी असिमिलेशन में आता है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा देखिए बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन यानी कि मॉडिफाई, समायोजन में, यानी समायोजन में क्या होता है, हम मॉडिफाई करते हैं, जो हमारी स्कीमा होती है उसमें मॉडिफाई करके चीज़ों को, अनुभवों को समझते हैं। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा इसमें। समायोजन घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट है, हिंदी में जो है कुछ गलत दिया हुआ है और इंग्लिश में थोड़ा सा सही दिया हुआ है। तो जब भी एग्जाम में आप देखेंगे, जब आपको हिंदी में कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप उसके इंग्लिश वर्जन को जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश वाला ही करेक्ट माना जाता है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है हिंदी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतः क्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? अब यहाँ पे आप देखिए सहपाठियों से अंतः क्रिया और सहारा देकर, तो ये किसने बताया था? अंतः क्रिया यानी सामाजिक गतिविधि होगी, और सहारा देकर यानी कि पाड़ यानी कि स्कैफ फोल्डिंग, ये सब किसने बताया था? तो ये बताया था लेव वाइगोस्की ने। तो देखिए ऑप्शन 3 में दिया है लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर, आप सभी ने पढ़ा होगा लेव वाइगोस्की के बारे में। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें दिया है प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं। पहला है रटन स्मृति, बिल्कुल गलत। दूसरा है सत्ता के प्रति अनुकूलता, और तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन, और चौथा है प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसमें देखिए दिया है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? अब देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें आपका बोला है कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने यानी खुद के आचरण को पहचानने की बात कर रहा है। तो ये आपका हमने बताई थी आपको 2 बुद्धि होती है, एक आपका होता है इंटरपर्सनल और एक आपका होता है इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो इंटरपर्सनल में क्या होता है, हम दूसरों के बारे में जानते हैं, तो वो आपका होता है इंटरपर्सनल। और जो इंट्रापर्सनल होता है आपका, वो क्या होता है, हम खुद के बारे में जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल आपको ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस है। इंट्रापर्सनल यानी खुद के बारे में जब हम जानते हैं समझते हैं, तो ये चीज़ें हमारी क्या आती है, इंट्रापर्सनल के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए इसमें क्या दिया है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका ये। दूसरा है उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो आर है वो करेक्ट रीजन है ए का, यानी कि जो पहला देखिए पहला ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल बात सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए दिया है खाली जगह दिया है डैश करके, फिर शब्दों का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि फिर डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो जैविक अंतरों के लिए तो यहाँ पे कौन सा फिल होगा, तो ये आपका हो जाएगा जैविक अंतर के लिए क्या होता है, लिंग। तो देखिए यहाँ पे लिंग दिया है, इसे पकड़ लेंगे। फिर देखिए दूसरा है जबकि, यहाँ पे देखिए जबकि शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा लिंग और जेंडर।
तो आपका जो लिंग होता है वो जैविक निर्धारक होता है, और जबकि जो जेंडर होता है आपका, जेंडर वो आपका सामाजिक निर्धारक होता है। आपको ये याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें दिया है बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। बहुभाषी कक्षा की बात कर रहा है यहाँ पे। स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती करनी चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा की समाप्त करते हैं। गलत। दूसरा है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, क्योंकि शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिसका प्रयोग उन्हें करने में उन्हें आसानी हो। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी नीचे भी देख, शिक्षक को उन छात्रों को दंडित करना चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा के अलावा अन्य भाषाओं पर संवाद करते हैं। ये गलत हो जाएगा। दंडित नहीं करना है और हमें हमेशा जो हमारी होती है जिसमें बालक सहज महसूस करता है उसी भाषा में हमें पढ़ाना है बच्चों को, उसमें प्रोत्साहित करना है। क्योंकि जो हमारी भाषा होती है, हमारी मातृभाषा होती है या फिर हमारी जो लोकल लैंग्वेज होती है जिसमें हम सहज होते हैं, उसमें हम ज़्यादा सीख पाते हैं चीज़ों को। तो तीसरा गलत हो गया। चौथा देखिए, स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में सभी का मूल्यांकन होना चाहिए। ये आपका गलत हो जाएगा। एक ही जो है स्कूल की निर्धारित भाषा में नहीं कर सकते आप, जो ये तो आपका बिल्कुल रिजिड हो जाएगा ना, रीड मूल्यांकन हो जाएगा कि आप सबको एक तरीके से माप रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? पहला है, यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बात कर रहा है मानकीकृत परीक्षण की। यह छात्रों की अपसारी चिंतन में प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा है, वे मूल्यांकन में सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 से करेक्ट हो जाएगा। जो क्योंकि जो मानकीकृत परीक्षण होता है वो क्या होता है? सख्त ढांचों पर, यानी आपने एक मानक बना दिया कि इतना आपको लाना है। अब आप ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे में क्या एबिलिटी है, उसके अंदर क्या योग्यताएँ हैं, क्या चीज़ें हैं, हमें कुछ इसके जो इसमें यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इवेल्युएशन में, उसको हम नहीं कर रहे हैं। हमने एक मानक बना दिया और उसी पे सबका इवेल्युएशन कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? सख्त ढांचा की संरचना पर आधारित होता है। तो ये आप करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 ही करेक्ट हो जाएगा। अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षण में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। तीसरा देखिए, ये अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों प्रयोग करते हैं। बिल्कुल नहीं। चौथा, वे मानते हैं प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि अगर ये ऐसा मानते, इस चौथे कथन को देखें, अगर ये ऐसा मानते तो फिर वो सख्त ढांचों यानी कि एक मानकीकृत निरीक्षण नहीं करते वो, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, चौथा भी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? तो आपको बताना इसमें, पहला है सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं। दूसरा है आपका बच्चों के संप्रत्यय में बुद्धि नियमित प्रलेखीकरण। और तीसरा है आपका मानकीकृत परीक्षण। और चौथा है केवल प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्नोत्तरी। तो आपको इसका बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर 2, यानी बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। ये आपका हो जाएगा। इसमें क्या होता है देखिए, ये देखिए इसमें दिया है आपका कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन। ये क्या होता है आपका? फॉर्मेटिव होता है। इसे कहते हैं फॉर्मेटिव होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का जो होता है नियमित प्रलेखीकरण, यानी जब हम पढ़ाते रहते हैं तो बीच बीच में हम क्या करते हैं? फॉर्मेटिव वाले में हम आकलन करते रहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का 16 का देखेंगे। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक, पहला है अर्थहीन है। दूसरा है कभी कभार ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तीसरा है अधिगम की गति को बाधित करेगी। चौथा है अधिसंज्ञान कौशल के विकास में मददगार है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये आपका हो जाएगा अधिसंज्ञान कौशल के विकास में मददगार है।
तो पहला देखिए गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अर्थहीन नहीं है। जो तुम्हारी जो शिक्षिका है वो क्या कर रही है, गणित सवालों के उत्तर तक पहुंचने के लिए यानी स्कैप फोल्डिंग देनी बच्चों को, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है अर्थहीन है। कभी कभार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए, ये भी गलत है। जब बच्चों को ज़रूरत हो तब उन्हें यूज़ करना चाहिए, हमें स्कैप फोल्डिंग का जब हमें जहाँ लगे वहाँ यूज़ करना चाहिए। तीसरा है अधिगम की गति को बाधित करेगी, बिल्कुल गलत। इसको क्या करेगी, और प्रोत्साहित करती है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये आपका जो है ऑप्शन 4 वो सही हो जाएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं आपका, इसमें देख लीजिए, ये होता है अधिक संज्ञानात्मक कौशल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेल्प इन डेवलपमेंट स्किल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, आपका हेल्प करेगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है। तो आपको देखना है यहाँ पे समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है, तो बताना है। पहला है सृजनात्मकता, दूसरा है स्वाधीनता, तीसरा है अधिगम विकार, और चौथा है मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। तो समावेशी शिक्षा में हमने क्या बताया था कि जो समावेशी शिक्षा होती है इसमें सबको यानी इंक्लूजन यानी सबको ले समावेश करके सबका लेके चलते हैं सबको, यानी जो बच्चे सृजनात्मक रूप से हैं उनको भी लेके चलेंगे, जो स्वाधीन है यानी खुद में खोए रहते हैं वैसे बच्चों भी वहाँ पढ़ेंगे। तीसरा अधिगम विकार, जिनमें कुछ कमियां हैं, विकार है जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसमर्फिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अधिगम विकार है, ये बच्चे भी यहाँ पढ़ेंगे। और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण बच्चे जो होंगे वो भी इसी में पढ़ेंगे। तो समावेशी शिक्षा में ये सभी आएंगे, यानी 1 2 3 4। देखते हैं ऑप्शन, देखिए ऑप्शन 4 में दिया है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ाते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उल्टा कर देता है कहलाती है। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, पढ़ते समय कुछ अक्षरों शब्दों को हटा देता है और फिर उल्टा। तो ये क्या है, एक आपका लर्निंग डिसऑर्डर है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाचन वैकल्य, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों के खोज कर लाती है। यहाँ पे अपसारी होगा, इंग्लिश वर्जन में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये अभिसारी नहीं अपसारी होगा, यानी डाइवर्जेंट होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, अपसारी होगा अभिसारी की जगह। अपसारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं, तो ये किधर संकेत करते हैं, क्या कर रही है वो, अपनी परियोजनाओं कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित भी है, यानी कि एक्साइटमेंट है उसके अंदर, यानी वो खुद से करना चाहती है, इंटरनली मोटिवेटेड है। और वह मौलिक रूप से अपसारी, यहाँ पे अभिसारी नहीं अपसारी बताया मैंने, क्योंकि इंग्लिश वर्जन में ये दिया है डाइवर्जेंट, इंग्लिश में थोड़ा मिसप्रिंट है। तो मौलिक एवं अपसारी समाधानों खोज कर लाती है, तो ये हो जाएगा आपका सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया है आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त है, आंशिक दृष्टि से बाधित। तो पहला है बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, ये सही है क्योंकि ये उस बड़े प्रिंट में छपी रहेंगी तो वो देख पाएगा अच्छे से। तीसरा है 3 आयामी मानचित्र और चार्ट, ये भी सही है, 3 डायमेंशनल चीज़ों को टच करके सीख पाएगा। तीसरा है छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्र, छोटे प्रिंट के रहेंगे तो वो चूँकि आंशिक देख पाता है तो वो उससे और भी नहीं देख पाएगा, तो छोटे प्रिंट वाले हमें नहीं देखने हैं। चौथा है सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हैं, वाक्य यानी कि भाषा में, यानी लैंग्वेज में, यानी वो बोलेंगे वाक्य में परिवर्तित करते हैं सॉफ्टवेयर, ऐसे होने चाहिए, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी 1 2 और 4 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है, आपको बताना है। पहला है संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, ये तो प्रभावशाली है। दूसरा कौन सा है, बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण का उपयोग की सीख, ये भी सहायक है आपका, क्योंकि जो स्मृति सहायक विधियां हैं और खंडीकरण का उपयोग का सीख में है। तीसरा है बच्चों को प्रश्नों के उत्तर का निष्क्रिय, देखिए यहाँ पे निष्क्रिय आ गया, निष्क्रिय नकल उतारने, नकल भी नहीं करना है हमें और निष्क्रिय बिल्कुल नहीं उतारने के लिए कहना, ये गलत हो जाएगा आपका। और चौथा है
बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना, ये भी सही है, यानी ऐसा तो करना चाहिए। लेकिन पूछा क्या है, निगेटिव, तो हम आंसर कौन सा लेंगे, निगेटिव वाला, यानी ऑप्शन 3 जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है, तो आपको बताना है इसमें। पहला है अमेरिका की राजधानी क्या है, तीसरा है मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है, तीसरा है 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का क्या तरीका है, चौथा है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। तो इसमें बोला क्या है, प्रक्रियात्मक ज्ञान। प्रक्रियात्मक ज्ञान के लिए क्या होगा, प्रोसीजर नॉलेज। तो ये आपका हो जाएगा 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का सही तरीका क्या है, ये आपका प्रोसीजर नॉलेज से संबंधित होता है। इसमें हम क्या होता है, चीज़ें प्रोसीजर में होती हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। पहला है वेधन और अभ्यास पर आधारित, दूसरा है अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, तीसरा है पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, और चौथा है परीक्षा के लिए सीखने और उन्मुख। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी। पहला ये गलत हो जाएगा क्योंकि वेधन और अभ्यास हमको नहीं कराना है, बार बार रोट लर्निंग की ओर जा रहा है ये ना, वेधन और अभ्यास। तीसरा है पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, जबकि हमारी जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित, ये गलत हो जाएगा। चौथा है परीक्षा के लिए सीखना और परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। हम कभी भी जो बालों को पढ़ाते हैं वो परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम उसके नॉलेज के लिए यानी ज्ञान के लिए पढ़ाते हैं कि बच्चा सीख पाए उसको, इसके लिए पढ़ाते हैं ना कि परीक्षा के लिए। तो इसका ये चौथा भी गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यह है निम्न में से कौन सा कथन सार भाषा देता है। पहला है अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद, ये गलत हो जाएगा, याद करने तक सीमित, बिल्कुल गलत। दूसरा है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है, यही आपका एनसीएफ भी कहता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी नीचे देखते हैं, अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा ही मापा जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल पेपर पेंसिल और मानकीकृत द्वारा नहीं हो पाएगा, यानी गलत हो जाएगा, नहीं मापा जाता। चौथा है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, यानी सभी गलत हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। कौन सा सही, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो कि बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारियों को सम्मिलित करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। समस्या समाधान के संदर्भ में की समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है। क्या लिखा है, समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है, तो आपको बताना है। तो पहला है प्रकारात्मक स्थिरता, और दूसरा क्या है आपका अनुक्रियात्मक समुच्चय, तीसरा है अनुरूप चिंतन, चौथा है साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अनुक्रिया समुच्चय, रिस्पॉन्स सेट इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स सेट। जब एक ही पे समाधान पे जाके बालक टिक जाए, रुक जाए, क्यों कहा है ना, एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाए, तो ये आपका क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स सेट, यानी कि अनुक्रिया समुच्चय। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है, तो आपको बताना है इसका। पहला है व्यवहारवादी, दूसरा है संरचनावादी, तीसरा है आपका मनोविश्लेषणवादी, और चौथा है प्रतिपादक। तो इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे समूहों में बच्चों को बांट दिया गया है और वो एक अपना नियत कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक समूह में क्या है, एक सहायक है। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव यानी कि संरचनावादी क्लास है, जिसे हमने क्लास को कैसा बनाया, संरचनावादी कंस्ट्रक्टिव क्लास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए, पहला है अनुरूप पूरक, दूसरा है पश्चगामी कार्य युक्ति, तीसरा है कलन विधि, और चौथा है आपका स्मरण सहायक विधि। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चगामी कार्य युक्ति। इसमें नाम से भी आप समझ सकते हैं, देखिए पीछे की तरफ चलकर, यानी पश्चगामी यानी पीछे की ओर
चलकर कार्यकारी युक्ति। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिया है। उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए, गलत हो जाएगा। उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। जबकि वे गलती करना छोड़ न दें, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे की जो गलतियाँ होती हैं वो उनके सीखने में सहायक होती हैं, वो उनके लिए एक संसाधन होती हैं, और जिससे कि टीचर उन्हें समझ पाता है कि उनमें कहाँ कमियाँ हैं और किस विधि से उन्हें फिर पढ़ाना है। और दोहराने की बात भी कही गई तो ये पहले ही गलत हो जाएगा। रोट लर्निंग हमें नहीं कराना है। तीसरा है उन्हें कक्षा में एक अलग खंड में बैठाना चाहिए, ये भी गलत हो गया। हमें कभी बच्चों को डिवाइड नहीं करना है उनके क्षमताओं के आधार पर या किसी भी आधार पर। चौथा है शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। पहला है दुश्चिंता और भय पैदा करके। दूसरा है प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा। तीसरा है व्यक्तिगत नैपुण लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनके सहयोग देकर। और चौथा है वास्तविक इनाम जैसे टॉफी देकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी व्यक्तिगत नैपुण लक्ष्यों को निर्धारित करने में उसका सहयोग देकर उसे क्या कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है बच्चे को आंतरिक रूप से। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला दुश्चिंता और भय पैदा अगर करेंगे आप तो बच्चा कभी प्रोत्साहित होगा? बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। प्रतिस्पर्धा हमें कभी नहीं कराना होता है बच्चों में, इससे बच्चा कभी प्रोत्साहित नहीं होगा, इनफैक्ट हतोत्साहित हो जाएगा। कुछ बच्चे तो आप आगे निकल जाएंगे, लेकिन वो जब आप उनमें तुलना कराएंगे तो प्रत्येक बच्चे की जो क्षमता होती है एक समान नहीं होती है, तो वो दूसरे बच्चों से अगर उसकी तुलना करेंगे तो उसमें क्या होगा, हतोत्साहित हो सकता है बच्चा। इसलिए हमें ये नहीं कराना है प्रतिस्पर्धा कभी। चौथा है वास्तविक इनाम जैसे टॉफी देकर, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें आंतरिक रूप से बोला है। ये आपका वाय सब वाय प्रेरक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का, ये हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने, देखिए योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का विद्यार्थी क्या कर रहा है, योजना बनाने, जांचने यानी और फिर मूल्यांकन करने में अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है, ये बताना है। पहला है अवधान, दूसरा प्रत्यास्मरण, तीसरा है रटना और चौथा है अधिसंज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अधिसंज्ञान, यानी मेटाकॉग्निशन। अधिसंज्ञान क्या बोलते हैं, मेटाकॉग्निशन, क्योंकि इसमें बच्चा क्या कर रहा है, योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने यानी सभी चीज़ें कर रहा है। तो मेटा में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मेटा अधिसंज्ञान। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का 30वां क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी और भी हमने सेशन डाले हुए हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर सीटेट के क्वेश्चन हैं, सीडीपी के। आगे अभी हम ईवीएस के भी क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।